देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू बी प्लेस्ड सो दैट थर्ड चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। बहुत आसान है, जो फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट का समय देता हूँ आपको, फटाफट कीजिए, ठीक है ना, जल्दी फटाफट फास्ट। हो गया, करूँ मैं सोल्यूशन, देखिए करता हूँ अब। देखिए जैसा क्वेश्चन बोला वैसा डायग्राम आप बना दीजिए, ठीक है ना। एक है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, क्वेश्चन ने बोला, और एक है प्लस 4q चार्ज, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, देख लो r है, दिया हुआ ना r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब बोल रहा है कि थर्ड चार्ज जो कैपिटल क्यू है कहाँ पे रखें, कि थर्ड चार्ज को लिखना है, सीधी सी बात है। थर्ड चार्ज को कहाँ रखना पड़ेगा, जब दोनों लाइक चार्जेज होंगे, मतलब दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो। एक और बात ध्यान रखिए यहाँ पे, कि जो प्लस प्लस के लिए जो बताया था ना, प्लस प्लस या माइनस माइनस, यहाँ पे लिख लीजिए आप, प्लस प्लस या माइनस माइनस, मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज हो, सेम नेचर ऑफ चार्ज हो, वो दोनों के लिए था, ठीक है ना, सेम नेचर ऑफ चार्ज हो। तो x का जो वैल्यू आता है वो आता है r/√n+1 फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ये जो डिस्टेंस है ना x, ये है फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। माइनस माइनस के लिए भी वही होगा, सेम जो मैंने जो प्लस प्लस के लिए बताया अपने दिमाग में उतारते चलिएगा। माइनस के लिए भी सेम अप्रोच, सेम तरीका, समझ में आना, सेम होगा, सेम आंसर, हर चीज़ सेम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस माइनस लिख दूँ तब भी सेम आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस क्यू डाल दूँ मैं, प्लस क्यू कहाँ डालना पड़ेगा, इसके पास डालना पड़ेगा। वो पता होना चाहिए कि जब भी सेम नेचर ऑफ चार्ज हो आप प्लस क्यू को डालिए, मतलब उस चार्ज के बाद जो सबसे छोटा है, ठीक है ना। अब यहाँ से x डिस्टेंस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये r-x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सा फॉर्मूला लगाइए कि x = r/√n+1, सीधा सा बात है। एग्जाम में जो है ना, एग्जाम में आप कुछ नहीं लिखना है, ये सब कुछ नहीं डायग्राम बनाना है, बस n देख लेना n कितना है, और r देख लेना r कितना है, r है, ठीक है ना, r तो r है, ठीक है, r तो r है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पहले ऑप्शंस लिखने दो, ऑप्शंस तो नहीं लिखा ना, ऑप्शंस लिखने दो, ऑप्शंस कितना आएगा पहले देख लूँ, आंसर कितना आने वाला है, r/3 फ्रॉम 4q, बी नंबर ऑप्शन, बी 2r/3 फ्रॉम 4q, सी नंबर ऑप्शन r/3 फ्रॉम q, डी नंबर ऑप्शन बोथ बी एंड सी, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शंस लिख दिए मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ निकालेंगे √n का वैल्यू, √n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू अपना 4, ठीक है ना, +1, मतलब ये √4 होगा, मतलब 3, मतलब r/3 आ गया। r/3 कहाँ से r/3, फ्रॉम प्लस क्यू, फ्रॉम प्लस क्यू मतलब छोटे चार्ज से, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज देखना है, और प्लस क्यू क्या है, स्मॉलर चार्ज है, स्मॉलर चार्ज, समझ में आ रहा है, स्मॉलर चार्ज। तो अपना आंसर कौन सा होगा, बताओ, आंसर बताओ, दिमाग लगाओ, आंसर कौन सा होगा, r/3 फ्रॉम 4q नहीं होगा, क्योंकि 4q से r/3 नहीं होगा, r/3 कहाँ से होगा, 4q, मतलब ये 4q से नहीं होगा, q से होगा, ठीक है ना, r/3, ठीक है। अब 2r/3 फ्रॉम 4q, ये सही ऑप्शन है, पहले ये देखो, ये तो सी नंबर सही ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, सी नंबर फटाफट आंसर मार देंगे, ठीक है ना, r/3 फ्रॉम q। लेकिन एक बार और चेक कर दो भाई, सीधी सी बात है, r/3 जो है ना q से आ रहा है, लेकिन क्या 4q से क्या डिस्टेंस है उसका तो चेक करो, द डिस्टेंस ऑफ कैपिटल Q फ्रॉम 4q, फ्रॉम 4q से देखा जाए उसका डिस्टेंस तो कैसा आएगा, जिसके चलते वो इक्विलिब्रियम में, समझ में आ रहा है ना, इस चीज़ को देखिएगा। तो 4q से देखा जाए तो r-x निकालना है आपको, तो r-x निकालिए, r का वैल्यू कितना आया, r-x निकालना है, तो ऐसा नहीं करेंगे, r-x क्यों निकालिए आप, सही सी बात है, हाँ निकाल दो r-x, क्या दिक्कत है, r-x निकालना है ना, तो r-r/3 मतलब 2r/3 कहाँ से, फ्रॉम 4q, सही सी बात है, क्योंकि ये तो निकाल सकते हैं 4q से 2r/3, मतलब ये भी सही है। तो आप ऑप्शन कौन सा हुआ, ये ऑप्शन हुआ, समझ में आया, ये ऑप्शन हुआ। तो आप घबराइएगा मत, सीधी सी बात है। अगर आपसे डायरेक्ट सवाल में पूछ दे कि इस डिस्टेंस से, मतलब इस चार्ज से, जो बड़ा वाला चार्ज है उससे इस चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो पहले ये निकाल लीजिए, समझ में आ रहा है ना, ये निकाल लीजिए, इसको निकालने के बाद अब सीधी सी बात है ये निकाल लीजिएगा, समझ में आया आपको। चलिए इसे नोट कीजिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया आपको, प्रीवियस जो तरीके बताया उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बहुत अच्छे से सोल्व होगा, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, सेम नहीं कहेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है। उसमें भी मैंने पूछा था कि एक पोजीशन बताओ, वैल्यू ऑफ क्यू बताओ जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, और यहाँ आपको ये बताना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम करने के लिए यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए, आपको मिलता है 3 मिनट का समय, समझ लीजिए 3 मिनट समय देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए, फास्ट हो गया, कर दिया आपने, पॉज करके कर दूँ मैं सोल्यूशन कर दूँ, ठीक है करता हूँ। देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन है कि 4 इक्वल चार्जेज आर प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना, ऑफ साइड लेंथ एल, ए स्मॉल क्यू चार्ज इज प्रेजेंट एट इट्स सेंटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है। इसके अनुसार डायग्राम बना लेते हैं, जो सवाल बोल रहा है उसके अनुसार डायग्राम भी तो बना सकते हैं। ये अपना डायग्राम है, ठीक है ना, ये कैपिटल क्यू चार्जेस प्रेजेंट है, मान लीजिए ये दिया हुआ है डायग्राम, ये दिया हुआ है डायग्राम, दिया हुआ है, ठीक है ना, डायग्राम दिया हुआ है एक, ठीक है। अब ये दे दिया डायग्राम, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ क्यू बताओ जहाँ पे क्यू इक्विलिब्रियम में होगा, और वैल्यू ऑफ क्यू बताओ जिसके चलते सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। क्या करोगे आप? सेम चीज़, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे करते हैं, इसके लिए डायग्राम यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू, और ये स्मॉल क्यू, ठीक है ना। अब बताओ क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके चलते ये क्यू इक्विलिब्रियम में आ जाए? भाई सीधी सी बात है, इस क्यू पे फोर्स देखा जाए तो इसके चलते इधर रिपल्सन, इसके चलते एक इधर रिपल्सन, देखो इसके चलते एक इधर रिपल्सन आएगा, इसके चलते एक इधर रिपल्सन आएगा, इसके चलते एक इधर रिपल्सन आएगा, इसके चलते एक इधर रिपल्सन आएगा। भाई क्यू का वैल्यू कुछ भी रख के देख लो, यहाँ पे क्यू का वैल्यू कुछ भी रख लो, मतलब वैल्यू ऑफ क्यू के लिए बात किया जाए, वैल्यू ऑफ क्यू एनीथिंग, एनी वैल्यू कुछ भी रख लो, एनी वैल्यू रख लो, समझ में आ रहा है ना, कोई भी वैल्यू रख लो। इस पर तो नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, तो कुछ भी यहाँ पे रहेगा, मान लो 100 क्यू रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ, एग्जांपल में दे दो, देख लो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर 100 क्यू होता, 100 क्यू, तब भी यहाँ पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, समझ में आ रहा है ना। अगर 100 क्यू मतलब 100 कूलम रखते हैं क्यू का वैल्यू, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ क्यू इक्वल टू 100 कूलम, अगर 100 कूलम मैं ले रहा हूँ तो इस पर भी देखिए, इस पर भी इसके चलते जो फोर्स आएगा इधर आएगा, इसके चलते सेम फोर्स आएगा इधर आएगा, इसके चलते सेम फोर्स आएगा इधर आएगा, इसके चलते सेम फोर्स आएगा इधर आएगा, सब कट जाएगा आपस में। मतलब क्यू का कोई भी वैल्यू, समझ में आ रहा है ना, कोई क्यू का कोई भी वैल्यू है यहाँ पे, क्यू का कोई भी वैल्यू हो जहाँ पे क्यू इक्विलिब्रियम होगा। सिस्टम का बात नहीं किया जा रहा है, बस क्यू का बात किया जा रहा है। समझ में आपको इतना? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम को इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये थोड़ा सा दिलचस्प सवाल है, समझ में आ रहा है ना, बस ये कराया आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे आप समझे, यहाँ पे आप फंसे नहीं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो खेला चालू करते हैं, ठीक है ना। अब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए देखिए यहाँ पे इस फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, और यहाँ पे स्मॉल क्यू है, ठीक है ना। अब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब नेट फोर्स देखा जाए तो किसी एक चार्ज पे 0 कर दीजिए, बस सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इस पे तो आपको पता होगा कि हाँ यहाँ पे तो नेट फोर्स 0 है, ऑलरेडी है नेट फोर्स 0, यहाँ पे है कि नहीं नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 देख लीजिए। इसके चलते देखिएगा तो नेट इधर, इसके चलते इधर, इसके चलते इधर, इसके चलते इधर, नेट फोर्स यहाँ पे 0 आ जा रहा है, नेट फोर्स 0 आ जा रहा है, यहाँ पे करा दिया उस चीज़, ठीक है ना। नेट फोर्स यहाँ पे 0 आ जा रहा है। अब नेट फोर्स इस पे 0 होने से थोड़ा हो जाएगा, इस पे भी 0 होना चाहिए, 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 मतलब सारे चार्जेस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तभी जाकर कुछ होगा। तो सारे चार्जेस पे नेट फोर्स 0 करने के लिए क्या करते हैं, देखिए पूरा सिमेट्रिकल सिस्टम है, यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ भी प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। किसी एक चार्ज पे हम क्या करते हैं ना, किसी एक चार्ज पे देखते हैं कि नेट फोर्स 0 हो रहा है कि नहीं, मतलब करते हैं एक चार्ज पे अगर नेट फोर्स 0 कर देंगे तो मतलब जैसे यहाँ पे नेट फोर्स 0 वैसे यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, वैसे भी यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, वैसे भी यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि सब सेम चार्जेज है। डिफरेंट चार्जेज होते तो अलग अलग हम नेट फोर्स 0 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सेम चार्जेज है और सेम चार्जेज के चलते क्या होगा, नेट फोर्स अगर हम एक पे निकालते हैं तो सब पे निकाल देंगे, क्योंकि जो वैल्यू क्यू का आएगा इस पे, वो वैल्यू क्यू का इस पे भी आएगा, वो वैल्यू क्यू का इस पे भी आएगा, वो वैल्यू क्यू का इस पे भी आएगा। तो चलिए इस पे हम खेला करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नेट फोर्स 0 करते हैं, प्लस क्यू को हम थोड़ा इधर देखते हैं, प्लस क्यू। अब इसके चलते जो है इधर आएगा एक फोर्स, ये साइड लेंथ एल है, ध्यान रखिएगा साइड लेंथ एल है, ठीक है ना। अब इसके चलते इधर आएगा एक फोर्स, वो आएगा के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके चलते एक इधर आएगा फोर्स, इतना लंबा तो नहीं आएगा, लेंथ में से भी होगा ना, वेक्टर्स के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक इसके चलते एक फोर्स आएगा, एक इधर आएगा फोर्स, ये आएगा के क्यू स्क्वायर बटे ये आएगा, पूरा डिस्टेंस कितना होता है √2L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए यहाँ वेक्टर्स बन रहे हैं 3, वेक्टर्स बन रहे हैं 3, पूरा वेक्टर्स एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ठीक है ना। अब देखिए अभी यहाँ पे तो आपको नेट फोर्स 0 करना था, यहाँ पे नेट फोर्स आपको अगर 0 करना था, बहुत दिमाग से बहुत अच्छे से सोचिए यहाँ पे कि अगर इसको चाहते हैं कि इसमें नेट फोर्स 0 करना, तो कोई होना तो चाहिए भाई कि सारे फोर्सेस तो इधर लग जाएंगे, इसके और इसके चलते ही फोर्स इसी लाइन ऑफ एक्शन पे आएगा। समझ में आना चाहिए आपको, कितना आएगा √2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री पे और दोनों फोर्सेस सेम है, तो कितना आता है √2 टाइम्स ऑफ फोर्स आता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर सारे फोर्सेस अगर इधर लग रहे हैं तो कोई एक अपोजिट में भी तो फोर्स होना चाहिए, कोई एक अपोजिट में भी तो फोर्स होना चाहिए, अपोजिट में कोई फोर्स होना चाहिए जो इस फोर्स को कैंसिल कर सके। तो यहाँ पे अपोजिट में फोर्स कैसे लगेगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चलते जो फोर्स हम इस पर लगाएंगे इधर लग जाएगा,
तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा नहीं? यहाँ पे क्या होना पड़ेगा सवाल में, देखिए यहाँ पे होना पड़ेगा क्यू मस्ट बी निगेटिव, स्मॉल क्यू मस्ट बी निगेटिव फॉर नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q to be 0 so that system will be in equilibrium, so that system will be in equilibrium। अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम करना चाहते हो तो किसी एक पे नेट फोर्स जीरो कर, लेकिन नेट फोर्स जीरो कैसे कर सकेंगे, ये तो सारे इधर ही आ जा रहे हैं, इसके चलते फोर्स इधर आ जाएगा, लेकिन इसको अगर नेगेटिव कर देंगे तो एक एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इधर, ठीक है ना। वो होगा के कैपिटल Q स्मॉल q बाई √2L/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा मैं मान ले रहा हूँ F है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए पहले इस डायग्राम को जो है ना, इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। तो मान लो कि अगर ये फोर्स है तो ऐसे करो ना, ऐसे यहाँ पे फंसना नहीं। देखो मैं इस डायग्राम को इधर उतारता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे एक सेपरेट जगह पे एक डायग्राम को उतारता हूँ। ये था KQ² बाई L², ये भी था KQ² बाई L²। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था अपना KQ² बटे √2L², √2L²। लेकिन इसका 90 डिग्री पे, जब भी 90 डिग्री पे दो फोर्सेस होते हैं और मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड इतना है, उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही है, ठीक है ना। जब भी मैग्नीट्यूड सेम होता है तो अपने को इसी लाइन ऑफ एक्शन पे मिलेगा, इसी लाइन ऑफ एक्शन में पूरा बीच में जाता हुआ मिलता है, वेक्टर, और ठीक है, जिसका वैल्यू होता है √2 टाइम्स ऑफ डेट फोर्स, द KQ² बाई L²। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है, सेम, ठीक है ना। तो देखिए, और इसके जो अपोजिट में जस्ट एक फोर्स लग रहा है इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, वो F लग रहा है। और उस F का वैल्यू कितना है, उस F का वैल्यू अपना यहाँ पे लिखता हूँ मैं, उस F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू कितना है, उस F का वैल्यू अपना K कैपिटल Q स्मॉल q, ये K हो गया, कैपिटल Q स्मॉल q बट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्या होगा, √2L/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि पूरा डिस्टेंस जो होता है, ये पूरा डिस्टेंस ये कितना होता है, √2 टाइम्स ऑफ L होता है, तो आधा डिस्टेंस कितना होगा, उसका आधा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इन दोनों फोर्सेस को आपको बैलेंस कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा Q का। देखिए यहाँ पे अब आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q बटे, अब यहाँ पे देखिए यहीं पे सिंप्लीफाई को कर देते हैं, √2/2 की जगह आएगा √2, नीचे √2 आएगा, L/√2 मतलब L², मतलब यहाँ पे ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे L², कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे, √2 KQ² बाई L² प्लस KQ² बाई इस √2L को कीजिएगा तो 2L²। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कटने वाला है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं अपना K कट जाएगा सब में, Q कटेगा, हाँ Q कट जाएगा सब में, चलो L² कट जाएगा, सब में, ठीक है ना। बचा क्या, इधर बचा 2Q, इधर बचा √2Q प्लस इधर बचा अपना Q/2। अपने को वैल्यू चाहिए Q का, तो Q का वैल्यू चाहिए तो इसको कीजिए √2Q/2 प्लस Q/4, ये 2 जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा सब में, ठीक है ना। अब इसका सोल्यूशन हम कर देंगे। Q का वैल्यू कितना आ रहा है, और हम Q कॉमन लेते हैं, Q ही तो कॉमन आएगा ना, हाँ Q कॉमन आएगा ना, हाँ Q 2√2 नहीं, √2Q नहीं आ सकता, Q कॉमन आएगा, ठीक है ना। अभी आ जाएगा अपना, इसको करोगे तो इससे कटा सकते हो इसको, कितना आ जाएगा √2, मतलब Q कॉमन आएगा तो 1/√2 प्लस 1/4, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है ना। अब ये आ गया अपना Q इज इक्वल टू Q 1/√2 है और 4 है तो 4√2 आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 4√2 और 4√2 आया तो √2 है, ये √2 है और ये 4 है, √2 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस आ गया, ये √2 है, ये 4 कटा तो ये √2, 4 प्लस √2 मतलब अपना वैल्यू आ गया इतना, कितना आया इतना। तो इसमें भी तो कुछ कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से क्या √2 कॉमन आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू ये √2 कॉमन आ गया, यहाँ से √2, तो ये लिख देंगे 2√2 प्लस 1 अपन 4√2। अब यहाँ से √2 कैंसिल हुआ, इस Q का वैल्यू आ गया Q 2√2 प्लस 1/4, मतलब ये अपना आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर होगा कि नहीं, अब बताओ ये आंसर होगा कि नहीं, ये आंसर नहीं होगा, इतना आंसर नहीं होगा। आंसर जो है निगेटिव में होगा। अगर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और ऑप्शन में ये भी दिया गया तो समझ लीजिए कि ये आंसर नहीं होने वाला है आपका, ये आंसर नहीं होने वाला। आंसर होगा तो क्या होगा, आंसर होगा आपको बताऊँ क्या आंसर होगा, Q इक्वल टू माइनस ऑफ Q 2√2 प्लस 1/4, मतलब आंसर आपका क्या होगा, असली आंसर
असली आंसर ये तो आ गया, लेकिन ये आया इसको करने से, लेकिन यहाँ पे क्यू अगर निगेटिव होगा तभी जाकर इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, तो क्यू को निगेटिव में आंसर देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो क्यू का आंसर हो जाएगा -q/4 1 + 2√2 1 प्लस, अरे यार क्या हो रहा है, 1 + 2√2। ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये अपना आंसर हुआ, ये जाकर आंसर हुआ अपना, ये कोई आंसर नहीं है अपना, ठीक है ना, ये आंसर नहीं है, बस ये जस्ट आया इसे कैलकुलेशन से। आपको क्यू के नेगेटिव नहीं रखिएगा तो यहाँ पे आंसर नहीं आने वाला है, नेट फोर्स मतलब जीरो नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, समझ में आया बहुत अच्छे से। फटाफट इस क्वेश्चन को सही कीजिए, जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी फास्ट, समय नहीं लगना चाहिए। जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 मिनट, 1 मिनट इज इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी, मैं आपके लिए वेट करता हूँ 1 मिनट, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए, पॉज करके, जल्दी वेट, जल्दी फटाफट कीजिए। कर दिया आपने, कर लिया, पॉज करके कर लिया सॉल्यूशन। देखिए मैं करता हूँ, इसका आंसर बताइए कितना होगा, आंसर बताइए कितना होगा, जल्दी कमेंट में फटाफट बताइए आंसर कितना होगा, मैं चेक करके आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि चार्जेस कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू एंड 4q आर प्लेस्ड हैविंग कोऑर्डिनेट 0,0, 0,l/2 एंड 0,l रेस्पेक्टिवली। फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट फोर्स ऑन क्यू टू इज 0। बहुत आसान सवाल है, सीधी सी बात बोल रहा है, जो बोल रहा है उसका आंसर पहले डायग्राम बताओ। चार्ज कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू एंड 4q, ठीक है ना, आर प्लेस्ड हैविंग कोऑर्डिनेट्स। इस कोऑर्डिनेट्स को समझना जरूरी है, तभी आप डायग्राम अच्छे से बना पाओगे, ठीक है ना। 0,0, 0,0 मतलब x में भी 0, y में भी 0, मतलब ओरिजिन पे है, समझ में आ रहा ना। 0,l/2 मतलब y में l/2 और y में l है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा, मतलब ये ऐसे चार्जेज प्रेजेंट है, चार्जेज ऐसे प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ, सॉल्यूशन, चार्जेज ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जा रहा था वहाँ पे तो पानी भी जरूरी है ना, तो इसलिए मोटर चल रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है जो 0,0 पे है, यहाँ पे 0,0 पे, ठीक है ना। और 0,l/2 मतलब पूरा मिड पॉइंट पे, बोल रहा ना, 0,l/2 पे क्या है, स्मॉल क्यू है, मतलब 0,l/2, l/2 मतलब यहाँ से l/2 डिस्टेंस चलने के बाद, l/2 डिस्टेंस चलने के बाद यहाँ पे है स्मॉल क्यू। और पूरा l डिस्टेंस चलने के बाद, मतलब यहाँ से जब l डिस्टेंस हम चल जाएंगे 0,l पे आकर, यहाँ पे एक चार्ज है जो है अपना 4q, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि आपको इस कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स जीरो करना है, तो आप स्मॉल क्यू का वैल्यू बताइए। सीधी सी बात है। अब इस पर आप नेट फोर्स जीरो करना चाहते हो तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा नीचे उतारो, ऊपर दिखना है मुझे ना, यहाँ पे थोड़ा नीचे उतारो, हाँ यहाँ पे उतारो। ये होगा अपना 0,0, ठीक है ना, और ये हो गया अपना कैपिटल क्यू। अब इस पर नेट फोर्स जीरो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके चलते आप इस पर फोर्स देखते हो तो इधर आएगा, इसके चलते फोर्स देखते हो तो इधर ही आएगा, मतलब दोनों के चलते फोर्स जो आएगा इधर ही आएगा, इधर ही आएगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, मतलब इस क्यू को कर दो आप निगेटिव, क्योंकि इसी का वैल्यू पूछ रहे थे, तो इसी का अननोन वैल्यू है, तो इसी को निगेटिव कीजिए, सही सी बात है। तो देन द फॉर कैपिटल क्यू, सॉरी फॉर कैपिटल क्यू नहीं भाई, क्या लिख रहा हूँ यार, कुछ भी कभी कभी लिख देता हूँ। फॉर फोर्स ऑन कैपिटल क्यू टू बी 0, स्मॉल क्यू मस्ट बी निगेटिव। ये खेल समझ में आ रहा है, ये खेल, ये क्या मैं खेल खिला रहा हूँ आपको, उसी समय से समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि निगेटिव नहीं होगा तो इधर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे इन दोनों का बीच का डिस्टेंस l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये 4q के चलते जो फोर्स आएगा इधर आएगा के कैपिटल क्यू 4q बटे l स्क्वायर, सही से बात है। अब ये दोनों हम बोले यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पे सवाल में बोल दिया कि इसको नेट फोर्स जीरो करना है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा 4/l स्क्वायर इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे ये l स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 4, तो 4k से 4k गया, ये से ये गया, समझ में आ रहा है। l स्क्वायर से l स्क्वायर मतलब स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, और इसी के साथ गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्यू को निगेटिव बना है तो क्यू का असली आंसर कितना होगा, असली आंसर ये हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू, समझ में आ रहा है। तो ये अपना आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, तो अपना ऑप्शन नंबर ये आ गया। मतलब कितना आसान है, देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मान लीजिए कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरे क्लास में से कराए हुए, मतलब जैसे क्वेश्चन कराऊँ वैसा क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा, कॉन्सेप्ट रहेगा दिमाग में, तब आप उस सवाल को सोल्व कीजिएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि मैं यहाँ पे कैसे करा रहा हूँ, अप्रोच कैसा दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। अप्रोच सीखना जरूरी है, सवाल को रटलेस नहीं होगा कि ये सवाल आगे ऐसे ऐसे कर दो। अरे भाई सवाल हुआ कैसे, समझ में आ रहा है ना, उसको एनालिसिस कीजिए, बोल रहे थे ऐसे क्यों नहीं हुआ है, वैसे क्यों नहीं हुआ है, ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, समझ में आ रहा है ना। अगर ये दिमाग में आता है ना, तो समझ लीजिए कोई भी सवाल हो उसको पार पा जाइएगा आप, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी फटाफट।
चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड है, फटाक से हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी फास्ट फास्ट, 1 मिनट का समय मिलता है, उससे ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है आपको। ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। हो गया, करूँ मैं, देखिए करता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 9q चार्ज वेयर थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड टू एक्सपीरियंस 0 फोर्स। मतलब 9q चार्ज से आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है जहाँ पे थर्ड चार्ज जो है ना प्रेजेंट हो 0 फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए। तो दोनों क्या है, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज है। मतलब अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंट हो, सी एच से चार्ज, समझ में आ रहा है, सी एच से चार्ज ध्यान रखिए, जब भी अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंट हो तो एक्स होता है r/√n-1, जहाँ पे एक्स होता है, बताया था ना एक्स, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज बट टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट अलोंग लाइन जोइनिंग। ऐसा में ये स्टेटमेंट को बहुत ध्यान रखने का, मतलब कुछ यहाँ पे आके अपना इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है ना। ये स्मॉल क्यू मान लो थर्ड चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ पे थर्ड चार्ज को दे रहा हूँ मैं, थर्ड चार्ज एक चार्ज जो है स्मॉल क्यू, पूछो कहाँ से आया, ठीक है ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शंस लिखे गए हैं, बहुत ध्यान से समझो, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ से x डिस्टेंस पे होगा, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकाल दो अपना x = आज ये हुआ 18, अपन n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 9 + 1, मतलब 9 का 3 और 1 होगा 4, अरे 4 थोड़े ऊपर 9 ही दिया हो ना, अरे माइनस होता है ना, सॉरी, वही कह रहा हूँ, घबरा गया मैं, ठीक है ना। ये 9 मीटर आएगा, कैसे आएगा, 18 है, ये 3 में से गया 2 से 18 को डिवाइड 9, ठीक है। अब देखो ये 9 मीटर आया फ्रॉम फ्रॉम ये, ठीक है ना, फ्रॉम ये, ठीक है, माइनस क्यू, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस यहाँ पे देखना है, तो अब ये देखिए कहाँ से है, 18 मीटर + x, मतलब ये डिस्टेंस फ्रॉम, अगर देखा जाए डिस्टेंस फ्रॉम 9q, तो ये हो जाएगा 18 + x, मतलब ये हो जाएगा 18 + 9, मतलब ये हो जाएगा 27 मीटर, मतलब 27 मीटर इन द लेफ्ट ऑफ, समझ में आया, इन द लेफ्ट ऑफ 9q आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम उस थर्ड चार्ज का, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए 9 मीटर इन लेफ्ट साइड ऑफ -q, हाँ 9 मीटर इन लेफ्ट साइड ऑफ -q, ये भी सही है। 27 मीटर इन लेफ्ट साइड ऑफ 9q, हाँ 27 मीटर इन लेफ्ट साइड ऑफ 9q, ये भी सही है। 27 में राइट साइड पे तो होगा नहीं, उधर नहीं होगा, बोथ एंड भी, कौन सा ऑप्शन है, बोथ एंड भी, किसका आंसर आया, बोथ एंड भी, पहले बताओ जल्दी फटाफट, किसका आंसर आया, बोथ एंड भी, जल्दी बताओ फटाफट। सबका आंसर आया, सबका सही है, 100% गलत है आंसर। सवाल मैंने क्या पूछा है, सवाल देखो, सवाल क्वेश्चन दिया कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 9q चार्ज, बस आपको 9q चार्ज से बताना है। ऑप्शन में सही दे दो, उससे मतलब क्या है, सवाल भी तो देखना है ना कि 9q चार्ज से बस आपको डिस्टेंस बताना है। तो 9q से कितना है डिस्टेंस, 9q से 27 मीटर इन लेफ्ट साइड ऑफ 9q, ये होगा अपना ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए बोला था शुरू में कि ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं कहीं भी घुमा सकता हूँ आपको, गोल गोल चक्री गोल, समझ में आ रहा है ना। आसान चीज़ को देखकर कभी भी आसान नहीं समझना है, यही आप गलती कर बैठते हैं। जो जितना ज़्यादा आसान होता है ना, उतना ज़्यादा कठिन होता है, समझ लीजिए। और जो जितना ज़्यादा कठिन लगता है उसके अंदर जितना ज़्यादा आप घुसते चला जाइएगा, वो उतना ज़्यादा आसान बनता जाएगा। समझ में आया इस बात को, तो इस बात को आप गांठ मान के रख दीजिए कि जो जितना ज़्यादा आसान होता है वो उतना ज़्यादा कठिन होता है, और जो जितना ज़्यादा कठिन होता है जब आप उसके अंदर घुसते चले जाइएगा, उसको समझने लगिएगा, तो उतना ज़्यादा वो आसान होता जाएगा। तो ये ज़िंदगी का नॉलेज है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे या समझ में आपको, चलिए इसे नोट कीजिए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फास्ट 1 मिनट का समय आपको मिलता है फिर, ठीक है, जल्दी। हुआ सोल्यूशन इसका, देखिए मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन एन ऑयल ड्रॉप इन मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब इनमें से कौन सा चार्ज जो है मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ऑयल ड्रॉप पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो इससे पहले मैं आपको लेक्चर 1 या 2 में शायद पढ़ाया था कि मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था। समझ में आ रहा है, देखिए मैं एक बार और रिकॉल करा देता हूँ आपको। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जैसा इसका नाम है उससे तो होना चाहिए मिल्कन्स मिल्क ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है ना, मतलब मिल्क को ड्रॉप करता, ऑयल को ड्रॉप करने की क्या ज़रूरत थी, नाम से इसका काम मैचिंग हो जाता। समझ में आ रहा है ना। देखिए अब यहाँ पे जो है मिल्कन्स ने क्या किया था, गिब्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कैसे, पहले यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया था, मैं पहले आपको बताता हूँ। इन्होंने दिया था, डिटरमाइन किया था चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, डिटरमाइन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने फॉर्मूला दिया था अपना Q = Ne, जहाँ पे बोला था कि कोई भी चार्ज पॉसिबल तब होगा जब
n जो होगा ना वो एक इंटीजर हो, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है, समझ में आ रहा है ना, माइट भी पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी इंटीजर हो सकता है, मतलब ये n जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, तभी जाकर कोई भी चार्ज यहाँ पे पॉसिबल होगा, समझ में आया आपको। और अगर ये इन्होंने दे दिया, इसको बोला क्या बोला, इसको बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिव क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मिल्टन ड्रॉप ने क्या दिया था, गिव क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका कंक्लूजन यही निकला, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, मतलब n जो होता है यहाँ पे इंटीजर होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत डिटेल में पढ़ाया, जाकर लेक्चर नंबर 2 देखिए, ठीक है ना, समझ में आपको। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को अगर ये सवाल का जवाब देना है, मतलब अपने को पता करना है कि कौन सा चार्ज इसमें है जो पॉसिबल नहीं हो सकता ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अनुसार, तो यहाँ पे n को चेक करना पड़ेगा। अगर n इंटीजर आ गया मतलब पॉसिबल है वो चार्ज, लेकिन एक n अगर इंटीजर नहीं आता है मतलब वो चार्ज जो है पॉसिबल नहीं है। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। ए नंबर ऑप्शन की चेकिंग देखिए, सॉल्यूशन करता हूँ मैं। ए नंबर ऑप्शन जो है दिया हुआ क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। अब लगाइए यहाँ पे क्यू बराबर एन कीजिए, क्यू बराबर एन लगाइए ना, यहाँ इस पे लिखिए क्यू बराबर एन, एन ही बराबर 4 × 10⁻19 कूलम, ठीक है ना, मतलब एन इंटू 1.6 × 10⁻19 इज इक्वल टू 4 × 10⁻19 कूलम से कूलम गया, यहाँ से कूलम था, कूलम से कूलम गया, अब 10⁻19 गया, एन का वैल्यू कितना आ गया 4/1.6, कटा के देखिए यहाँ से 0 की 40/16 आ रहा है, एन का वैल्यू इंटीजर आ ही नहीं रहा है, ये तो गया खत्म हो गया। 40 को 16 से डिवाइड कीजिएगा तो कुछ डेसिमल में आएगा, और इंटीजर डेसिमल में नहीं हो सकता, इधर पॉजिटिव नंबर होगा नहीं तो नेगेटिव नंबर। ए नंबर गया, बी नंबर देखिए, बी नंबर ऑप्शन को हम देखते हैं, 6 × 10⁻19 दिया हुआ, क्यू का वैल्यू दिया हुआ 6 × 10⁻19। अब कीजिए एन इंटू 1.6 × 10⁻19 इन कूलम इज इक्वल टू 6 × 10⁻19 कूलम, कूलम से कूलम गए 10⁻19 गयो, अभी आ गया 6/1.6, मतलब ये भी गया 60/16, 60/16 कटेगा, इंटीजर आएगा नहीं, गलत ये भी गया। सी नंबर ऑप्शन चेक करा दूँ, सी नंबर देखिए, सी नंबर का भी इसका ही ऐसा ही दुर्दशा होने वाला, क्योंकि वैसे ही दिया 10 × 10⁻19, ये दिया हुआ क्यू बराबर 10 × 10⁻19, ठीक है ना, कूलम। अब क्यू बराबर एन ही लगाइए यहाँ पर, मतलब n इंटू 1.6 × 10⁻19 कूलम इज इक्वल टू 10 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, इससे ये गया, ठीक है ना, पूरा गया। अब n का वैल्यू कितना आ गया 10/1.6, ले भाई 16 को 100 से काटाते रहते, 16×96 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये भी नहीं गया, मतलब ऑल ऑफ द अबव, मतलब कोई भी चार्ज इन तीनों में से, इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी चार्ज जो है पॉसिबल नहीं है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। क्यों? क्योंकि इसका रीजन यही है कि n जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, और n यहाँ पे इंटीजर नहीं है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट कीजिए, 2 क्वेश्चन है आपके लिए, 2 क्वेश्चन के लिए 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये PYQ है और बहुत आसान PYQ है, देखिए जल्दी चलिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो मैं कराऊं, हो गया, देखो मैं कराता हूं। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग, खेल खत्म, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है खत्म, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा एक्सियल वेक्टर है, मैं आपको बताया था ना कौन सा वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर बताया था। हिट कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब जितना भी ये सब डायरेक्शन तो होता नहीं है, बस मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ये तो बहुत आसान, मतलब बताओ कि एग्जामिनर की कैसी मजबूरी रही होगी कि सवाल को दिया था 1997 में, जब उस समय पेपर्स टफ आते थे, तब सोचो इतना आसान सवाल दे दिया भाई, इतना आसान सवाल देने मतलब ये तो ऐड सब्ट्रैक्ट जैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन को आप धुआं कर देंगे। जल्दी कीजिए, चलिए हुआ क्वेश्चन, देखिए मैं करता हूँ, हुआ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ, मतलब 6 वेक्टर दिए होंगे ए से लेकर एफ तक, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए बढ़िया से, हैव मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर, इनका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कौन सा, लेंथ बताएगा, समझ में आ रहा ना, और डायरेक्शन दिया हुआ है, हाँ ये इधर है तो ये इधर है, ये इधर है, ये ऊपर है, ये इधर है और ये इधर है, ठीक है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है इन चारों में से, ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, मतलब ये चारों ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहले अप्रोच सोचिए कि क्या मतलब ये सवाल ऐसे दिया हुआ है, मैं इसमें क्या लगाऊं। अगर मान लीजिए कि आप पेपर में बैठे हुए हैं, समझ में आ रहा है ना, एग्जाम दे रहे हैं, उस समय अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या सोचिएगा, आपके दिमाग में पहले क्या आएगा, आप ये सोचिएगा कि ऑप्शंस देख के लग रहा है कि हाँ यार वेक्टर एडिशन करना है, यहाँ पे तो वेक्टर एडिशन करना है, मतलब 2 वेक्टर्स दिए हैं जिनको ऐड करके कुछ रिजल्टेंट आ रहा है, यहाँ पे भी चारों ऑप्शन में भी वैसे हैं, समझ में आ रहा है ना, तब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपने अगर सोच लिया कि हाँ यहाँ पे एक ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा, समझ में आ रहा है ना, फटाक से इस सवाल को सोल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर एडिशन दिया हुआ है भैया, क्या दिया हुआ है, वेक्टर एडिशन दिया हुआ है, वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन को कौन सोल्व कराता है, ट्रेंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब इसी में ना सब कुछ आता है, इसी से तो सारे फॉर्मूले आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए बोल रहा है पहला ऑप्शन चेक करते हैं, चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, सारे ऑप्शंस को हम चेक करेंगे, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे b + c = f लिखा हुआ है, तो b + c = f लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए b + c, बी वेक्टर ऐसे है नीचे हमारा,
ठीक है ना, बी वेक्टर ऐसे है, सी वेक्टर कैसे है, सी वेक्टर हमारा ऐसे है, हम सी वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, शिफ्ट करके पैरेलल शिफ्टिंग तो आता है ना। पैरेलल शिफ्टिंग क्या बोलता है, पैरेलल शिफ्टिंग यही बोलता है कि किसी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कीजिए कीपिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो वही मैंने किया यहाँ पे, बी वेक्टर सी वेक्टर को और नीचे ला दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि बी प्लस सी को जोड़ने पर आ रहा है एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर तो ऐसे हो जा रहा है ना, लीजिए। तो यहाँ पे बी को सेम ऑर्डर में, सी को भी सेम ऑर्डर में डालें, लेकिन एफ जो है ये भी सेम ऑर्डर में चला गया, ये रिजल्टेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा ना, ये रिजल्टेंट नहीं होगा। मतलब अगर ये आंसर लिखा होता है, इससे आएगा बी प्लस सी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ एफ वेक्टर आएगा इससे, तो ये आंसर सही होता है। ये आंसर कभी सही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। समझ में आया। देखिए मैं समय लगा के आपको सिखाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बताऊंगा, नहीं तो मेरे लिए तो ये तो 10 सेकंड का खेल है। सवाल देखते ही मैं सवाल को सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। देखिए डी प्लस सी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर है, चलिए बी नंबर करते हैं। डी प्लस सी, डी वेक्टर ऐसे है, डी वेक्टर ऐसे है, डी वेक्टर अपना कैसे है, डी वेक्टर ऐसे है, प्लस सी वेक्टर देखिए अपना सी वेक्टर ऐसे है, तो सी वेक्टर को हम मान लीजिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ठीक है ना। और ये वेक्टर एफ ऐसे है, तो एफ ऐसे है तो कैसे बनेगा, ऐसे कहाँ बीच में थोड़े लाइएगा इसका रिजल्टेंट, तो ये गलत हो गया, ये कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है ना, ये कुछ देगा ही नहीं, ठीक है। चलिए सी नंबर चेक करते हैं, सी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। सी नंबर बोला डी प्लस ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर। अब डी प्लस ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, तो डी वेक्टर ये है, ई वेक्टर ए और एफ है। चलिए करते हैं, देख लेते हैं इससे भी चेक करके, ठीक है। डी वेक्टर कहाँ है अपना, डी वेक्टर ये हो गया अपना डी वेक्टर, ठीक है। डी प्लस ई बोल रहा है, ई वेक्टर अपना ऐसे है, ई वेक्टर अपना कैसे है, ऐसे है। तो मान लो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर ला देते हैं, क्या दिक्कत है। ये है अपना डी वेक्टर, ठीक है, डी वेक्टर, ये है अपना ई वेक्टर। हम तो ई वेक्टर को ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ पे डी था, इसको शिफ्ट करके हम यहाँ पे बना दिए, ठीक है। और एफ वेक्टर ऐसे है, एफ वेक्टर कैसे है, ऐसे है, आइए एफ वेक्टर ऐसे है। भाई ये तो हो गया, बन गया अपना, बन गया, ये तो आंसर हो गया अपना। कैसे हुआ आंसर देख लो, कैसे हुआ आंसर देख लो। ये डी प्लस ई वेक्टर क्या है, डी और ई है सेम ऑर्डर में, लेकिन एफ जो है अपोजिट ऑर्डर में आ गया, मतलब ये अपना आंसर हो गया। डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, बहुत आसान था ये, ठीक है ना, ये अपना आंसर हो गया। चलो ये ऑप्शन डी नंबर भी चेक कर लेते हैं। बी प्लस ई एफ है क्या, बी प्लस सी, चलो बी सी नंबर हुआ, डी नंबर चेक कर लेते हैं। बी प्लस सी बराबर है, बी कहाँ पे, बी यहाँ पे, सी वेक्टर किधर है, सी वेक्टर अपना यहाँ पे है, सी वेक्टर यहाँ पे है, और एफ भाई वही क्वेश्चन है क्या, बी प्लस ई है ना, सॉरी बी प्लस ई है, ई कहाँ पे है, ई ऐसे है, तो ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। बी प्लस सी बराबर है, ये तो सेम ऑर्डर में आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये गलत हो गया। आया समझ में आपको, आया समझ में, बहुत अच्छे से कराया, ठीक है ना, समय लेके कराया। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट, दोनों क्वेश्चंस बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है दोनों ये प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। जल्दी फटाफट फास्ट कर लो, जल्दी भाई, जल्दी। हुआ सोल्व, हुआ, मैं करता हूँ। देखिए मैं सोल्यूशन करूँ इसका, चलिए मैच कीजिए आंसर। देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको कल कराया था कि चेंज इन वेलोसिटी आप बताओ जब कोई ऑब्जेक्ट मतलब सर्कल पे मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो बहुत ज़्यादा आसान था, वेक्टर सबट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगा था। और वही क्वेश्चन है ये पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओ, ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड भी, ठीक है, v स्पीड से मूव कर रहा है। चेंज इन वेलोसिटी इज मूविंग फ्रॉम p टू q, मतलब v1 स्पीड यहाँ पे p पे है, अब v2 स्पीड यहाँ पे q पे हो जा रहा है, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी बताना है। तो चेंज इन वेलोसिटी में आपको क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या आता था, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ये पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, v फाइनल माइनस भी इनिशियल जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड अब बता दो चुपचाप, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है, इसमें डायरेक्शन का तो कुछ आता पता दिया नहीं है, इसमें डायरेक्शन दिया होता तो वो भी बताते, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो ये पूछ रहा है, तो आपको क्या बताया था, टू बी साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उसका अगर हम वेक्टर सबट्रैक्शन करते हैं तो आता है 2a sin थीटा बाई 2, आता है ना 2a sin थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या है, दो ऐसा वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन स्पीड सेम है। समझ में आना है, स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका भी स्पीड भी, इसका भी स्पीड भी, मतलब p पे था q पे था, तो दोनों का स्पीड भी है। समझ में आ रहा ना, भी है, और दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, आपको बताया था कि अगर पोजीशन वेक्टर के बीच में जितना एंगल बन रहा है ना, उतना ही एंगल आपको बनने वाला है वेलोसिटी वेक्टर के बीच में, तो 2b sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ में आना, या समझ में, तो यहाँ पे लगा देंगे हम, क्या दिक्कत है, 2b sin 40/2, मतलब 40/2 मतलब 20, मतलब 2b sin 20 डिग्री आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर चाहते हैं कि आप इससे रिलेटेड मतलब और अच्छा कॉन्सेप्ट सीखे, तो जाकर प्रीवियस लेक्चर देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का बहुत अच्छे सिखाऊँ, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला कि इफ डायरेक्शन ऑफ p इज रिवर्स्ड, मतलब इनिशियल वेक्टर आपका क्या दिया हुआ है, इनिशियल जो वेक्टर है, कितना गंदा लिखते हैं सर, इनिशियल वेक्टर आपका क्या है, वो है p वेक्टर, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, डायरेक्शन रिवर्स करना चाहिए, मतलब फाइनल वेक्टर क्या हो गया अपना, फाइनल वेक्टर अगर डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद फाइनल वेक्टर हो जाएगा माइनस p इनवर्स। समझ में आया ना, आफ्टर रिवर्सिंग डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए, तो मतलब रिवर्स करना मतलब क्या, 180 डिग्री पूरा घुमा दिए, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन को रिवर्स करने पर माइनस मतलब उस पर आ जाएगा, ठीक है ना। देन पूछ रहा है डेल्टा p मैग्नीट्यूड बताइए, तो सीधी सी बात है कि इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मतलब पूछ क्या रहा है
पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जो है ना इसका मैग्नीट्यूड आप बताओ। ठीक है, पी फाइनल कितना है, पी फाइनल है माइनस पी, देखो यहाँ पे माइनस पी, ठीक है ना, माइनस पी, ठीक है, माइनस पी वेक्टर है, माइनस पी वेक्टर डालो, ठीक है ना। अब माइनस करना है, माइनस यहाँ पे ये माइनस, ठीक है ना। पी इनिशियल कितना है, पी वेक्टर, पी इनिशियल है पी वेक्टर, मतलब ये कितना आया, ये आ गया अपना माइनस 2p वेक्टर। माइनस 2p वेक्टर का मतलब क्या हुआ, माइनस 2p वेक्टर का मतलब हुआ ना इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2p, क्योंकि पूछा क्या है आपसे, मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब ये पूछ रहा है, समझ में आना, ये पूछ रहा है, इसीलिए इसका 2p आंसर होगा। तो आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर, आंसर आपका ये नहीं आएगा। लेकिन अगर आपसे अगर ये डंडी हटा के पूछ लेता, डंडी हटा के पूछ लेता तो इतना आंसर आ सकता था, लेकिन यहाँ पर डंडी डाल दिया, इसका मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है भैया, तो माइनस 2p वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है 2p, इसीलिए आपका आंसर बी नंबर होगा। चलिए जल्दी नोट कीजिए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी फटाफट 2 मिनट का समय लीजिए और जल्दी फटाफट कीजिए, ठीक है ना, अपने पास समय नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कराना है आपको, ठीक है। पॉज किया आपने, किया, देखिए मैं कराता हूँ इसका सोल्यूशन। पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है इसका आपको नोट्स में लिखा चुका हूँ, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है नोट्स में लिखा चुका हूँ, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, इसका आंसर होगा अपना डी। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको फिर से समझा दूँ, तो चलिए मैं किस लिए हूँ, समझाने के लिए हूँ, चलिए समझाता हूँ। क्वेश्चन है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी, मतलब ए एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट मान लीजिए ये है, ठीक है ना, अल्फा बना रहा है एंगल ए के साथ, ये है ए वेक्टर और ये है अपना बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर अल्फा बना रहा है ए के साथ और बीटा बना रहा है बी के साथ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि इफ़ अल्फा बराबर बीटा, मतलब जब ए बराबर बी होगा तो क्या अल्फा बराबर बीटा होगा, तो सीधा सा बात है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट को पकड़िए आप दिमाग में। मैं आपको क्या बताया था जब पढ़ाया था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो दुनिया किसकी तरफ झुकती है, जिसके पास पावर होता है, समझ में आ रहा ना। मान लीजिए कि कोई 2 पर्सन है और कोई थर्ड पर्सन को दोनों पर्सन के पास जाना है, समझ में आ रहा है, दोनों पर्सन के पास जाना है, तो जिसका पास ज़्यादा पावर होगा उसके पास ये थर्ड पर्सन जाएगा, समझ में आ रहा है ना, उसके पास ये थर्ड पर्सन जाएगा। और मान लीजिए कि दोनों का पावर अगर बराबर हो, तो दोनों का पावर अगर बराबर हो, तो दोनों के पास मतलब 100 करोड़ हो, इसके पास भी, पहले के पास भी 100 करोड़ हो और दूसरे के पास भी 100 करोड़ हो, तो बीच वाला जो है ना न्यूट्रल रहेगा ना, उसके पास जाएगा ना, मतलब बीच में रहेगा, चाहेगा कि उधर से ही मजा ले ले, इधर से ही मजा ले ले, ना उधर जाए पूरा ना इधर आए पूरा, समझ में आ रहा ना। क्योंकि सोचेगा कि मान लीजिए हम उधर चल जाएँ तो बचाएगा हमको कौन, अगर ये गुस्सा हो गया तो, क्योंकि 100 करोड़ दोनों के पास है, दोनों के पास सेम पावर है, कोई मार देगा हमको, समझ में आ रहा है ना। उसके पास तो 200 करोड़ है नहीं कि हमको बचा लेगा, समझ में आ रहा है आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो कभी भी जो होता है ना कि अगर पावर दोनों का सेम है, अगर इसका भी, इसके पास भी अगर 100 करोड़ है, इसके पास भी 100 करोड़, तो ये जो वेक्टर होगा ना बीच में ही होगा, नहीं चाहेगा ना, चाहेगा इधर आना, ना चाहेगा इधर जाना, चाहेगा दोनों तरफ से हम लड्डू खाते रहे, क्योंकि सोचेगा कि अगर किसी दूसरे के पास जाते हैं तो ये पहला नाराज होगा, इसके पास जाते हैं तो ये नाराज होगा, समझ में आना ना। तो यहाँ पे ये होगा कि अल्फा बराबर बीटा होगा अगर ए बराबर भी होगा, मतलब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है तो ये एंगल जो होना सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए ए नंबर के लिए एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि ये दोनों 45 डिग्री के एंगल्स पे तब लगेंगे, दोनों 45 डिग्री एंगल से, जब मान लीजिए ये भी 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इधर भी 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये खींच पा रहा है पूरा अपने तरफ से, ना ये खींच पा रहा है, मतलब बीच में ही पूरा रिजल्टेंट आ जा रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आया समझ में आपको। तो पहला आंसर इसके लिए अनुसार सही हुआ, अल्फा इज़ ग्रेटर देन बीटा इफ बी बराबर, बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो देखिए यहाँ पे अगर बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो ये जो होता है ना इधर ज़्यादा शिफ्ट होगा, जब इधर ज़्यादा शिफ्ट होगा तो अल्फा अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी सही हुआ। और यहाँ पे देखिए अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है तो ये जो है रिजल्टेड इधर ज़्यादा शिफ्ट होगा, जिसके चलते बीटा ज़्यादा हो जाएगा। ये तो सिखा चुका आपको, इसीलिए ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। सीधी सी बात है, 2 यूनिट वेक्टर का जो डिफरेंस है वो यूनिट वेक्टर दिया गया है। मतलब कहने का मतलब कि मान लीजिए सोल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है ना। एक ए कैप है माइनस बी कैप है, इसका जो डिफरेंस दिया हुआ है, मान लीजिए कोई यूनिट वेक्टर आया, यूनिट वेक्टर आया मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड 1, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बोला है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम इज, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर सोचिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पे वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन दोनों लगने वाला है, समझ में आना। देखिए यहाँ पे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन से आपने क्या सीखा था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन से मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड हो और जब भी रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, जैसे यहाँ पे कंडीशन में दिया गया है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, ए का भी, बी का भी मैग्नीट्यूड 1 और रिजल्टेंट जो आया उसका भी मैग्नीट्यूड 1, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब यही तो कंडीशन है नीचे जो लिखा है मैंने। ये कंडीशन कब आता था, जब थीटा बराबर 60 डिग्री होता था। आपको यहाँ पे सोचना चाहिए बहुत अच्छे से, वो टेबल कराया था, वो टेबल जो है ना इस सवाल को बहुत आसान बना देगा। अगर मैं चाहूँ इसका लॉन्ग सॉल्यूशन करना तो ये जो बोर्ड है ना 2 बार भर जाएगा, फिर भी जाकर कंप्लीट इसका लॉन्ग सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप ऐसे ही कीजिए, समझ में आ रहा है, वो टेबल को देखिए जाकर, जो मैं टेबल आपको कराया हूँ बहुत अच्छे से, ऐसा क्वेश्चन फटाफट बनेगा, ठीक है ना। देखिए तो ये कितना हुआ, थीटा बराबर 60 डिग्री पे, ऐसा कंडीशन जब आता है 60 डिग्री पे आता है, ठीक है, ऐसा समझ आपको। अब पूछ रहा है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम इज, मतलब ए कैप प्लस बी कैप मैं करूँ
तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर यही पूछ रहा है आपसे। मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, और थीटा जो है यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये पूछ रहा है कि थीटा बराबर 60 डिग्री पे अगर मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का सेम है तो रिजल्टेंट कितना आता है। तो रिजल्टेंट मतलब वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट कितना आता है, √3 आता है। कर लीजिए जाकर, √3 आता, √3 आता, √3 आएगा यहाँ पे। √3 ये आता था ना, मतलब √3 का मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड दोनों का 1 1 है, तो √3 इंटू ए मतलब √3 इंटू 1 कीजिएगा तो √3 आ जाएगा। मतलब ये आंसर हुआ आपका। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। एक बार देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। 2 वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, समझ में आ रहा है, मतलब ए कैप बी कैप दोनों यूनिट वेक्टर है, उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है मतलब डिफरेंस आ रहा है वो भी एक यूनिट वेक्टर आ रहा है। मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, 1 1 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। कोई शक नहीं, समझ में आया। अब मतलब ये बोलना क्या चाहता है, इसको अगर डिकोड करें तो कैसे डिकोड कर सकते हैं। डिकोड ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो वो किस एंगल पे पॉसिबल था, टेबल से किस टेबल आपको बताया था ना, उसकी किस एंगल पे पॉसिबल था, बहुत अच्छे से समझाया हूँ आपको टेबल में, वो था 60 डिग्री पे पॉसिबल। और उसका अगर हम वेक्टर रिजल्टेंट देखें, रिजल्टेंट वहीं 60 डिग्री पे एंगल बिटवीन द वेक्टर था 60 डिग्री, उसी 60 डिग्री पे तो कितना आता था, √3 आता था। इसीलिए इसका जाकर √3 आंसर होने वाला। चलिए जल्दी फटाफट नोट कीजिए, बहुत अच्छे से समझा आपको।